पीएम मोदी और संघ की जोड़ी ने बनाया मेगा प्लान। मोदी और संघ का प्लान 2029, इंडी का गेम ओवर। राहुल इंडी देखते रह जाएंगे, मोदी 2029 भी ले जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कुछ सीटें कम हुई तो बीजेपी का आम कार्यकर्ता पैनिक मोड में आ गया था, लेकिन संघ तब भी संयमित था और आगे की प्लानिंग में जुट गया। हिंदुत्व की विचारधारा के साथ संघ ने अब मल्टी डायमेंशनल सोच के साथ काम करना शुरू कर दिया है और ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे इंडी गठबंधन के होश उड़ जाएंगे। राहुल गांधी देखते रह जाएंगे और पीएम मोदी नेहरू तक को पीछे छोड़ देंगे। संघ का यह प्लान क्या है और कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। हाल ही में केरल में संघ की समन्वय बैठक हुई थी, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। बैठक में भविष्य को लेकर मंथन हुआ और इसी मंथन से निकला वो प्लान जो 2029 की जमीन को तय करेगा। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक चली बैठक में संघ से जुड़े 32 संगठनों के 300 पदाधिकारी शामिल हुए थे और इसी बैठक से निकला पंच सिद्धांत, जिसे भविष्य में लागू किया जाएगा। अब ये 5 पॉइंट्स क्या हैं, जरा ये भी देख लीजिए। पहला, हिंदू धर्म की सभी जातियों में पैठ बनाना, जाति जनगणना का मुद्दा। दूसरा, कुटुंब प्रबोधन के जरिए 30 करोड़ परिवारों तक पहुंचना। तीसरा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जल्दी लागू करवाना। चौथा, संघ की छत्रछाया तले काम करेगी बीजेपी। और पांचवा, संघ और सरकार बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था और लगातार उस पर बात कर रहे हैं। जाति जनगणना पर बीजेपी खुलकर नहीं बोल पा रही थी, लेकिन अब संघ की बैठक में जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी की दुविधा खत्म हो गई। संघ ने जाति जनगणना के मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा कि संघ इसके पक्ष में है, लेकिन इसका चुनावी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संघ के मुताबिक जातिगत जनगणना के आंकड़े संघ के पास हैं, सरकारी डेटा का इंतजार है। जातिगत जनगणना से हिंदुओं की हर जाति तक आसानी से पहुंच सके। संघ की योजना है कि 2029 तक हिंदू धर्म मानने वाली हर जाति तक पहुंचा जाए और हर जाति को प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी जो मुद्दा पूरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परेशान करता रहा, उस मुद्दे पर संघ ने बीजेपी की दुविधा खत्म कर दी है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वो जाति जनगणना के मुद्दे पर आगे किस तरह से काम करती है। मेरा जो अनुमान है कि जातिगत जनगणना को लेकर के समाज में किसी प्रकार का टकराव ना हो, इसलिए संघ ने अपनी सैद्धांतिक सहमति उस पर दे दी है। बाकी संघ वाले जो सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं, सब समाजों में एकजुटता रहे, वो तो ये कहते हैं कि जाति तो छोड़ दीजिए, धर्म भी अगर आपका अलग अलग है तो धर्म से भी अलगाव कोई नहीं होता। संघ के ग्रीन सिग्नल के बाद इंडी गठबंधन के हाथ से जाति जनगणना का मुद्दा निकल जाएगा। पीएम मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं, ऐसे में जाति जनगणना पर मोदी सरकार आगे बढ़ती है तो ये बड़ा कदम होगा। जाति जनगणना और हिंदू जातियों तक पहुंच बनाने के साथ ही संघ बहुत बड़े स्तर पर देश में लोगों से कनेक्ट करने जा रही है। इसके लिए कुटुंब प्रबोधन अभियान फिर से एक्टिवेट किया गया है। संघ ने 2013 में कुटुंब प्रबोधन अभियान शुरू किया था। इसी अभियान के जरिए राम मंदिर के लिए 19 करोड़ हिंदू परिवारों को निमंत्रण दिया गया था। अब इस अभियान का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। संघ का टारगेट है कि देश भर में 30 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनाई जाए। परिवारों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना से देश का विकास होगा। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर लोगों से कनेक्ट किया जाएगा। संघ की सारी प्लानिंग और तैयारी का लक्ष्य 2029 के लिए है। 2029 में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभी से काम शुरू हो चुका है। इंडी गठबंधन राज्यों के विधानसभा चुनावों में एकजुटता नहीं दिखा पा रहा है और संघ बीजेपी की सोच 5 साल आगे की है। इसी के तहत एक महत्वपूर्ण पॉइंट संघ ने तय किया है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी महिला आरक्षण को लागू कराने का टारगेट है। संघ से जुड़े 30 से ज्यादा संगठन लगातार महिलाओं के बीच काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले करीब 5.5 लाख महिलाओं से मीटिंग की गई थी। हर लोकसभा क्षेत्र से 1000 महिलाएं इन बैठकों में शामिल हुई
और सभी ने महिला आरक्षण लागू करने की मांग की थी। 2029 तक अगर संसद में 33% महिला सांसद आती हैं तो नया इतिहास बन जाएगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। देखिए, 30 करोड़ लोगों तक पहुंचने का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है। जहां तक मैं समझता हूं, संघ का जो लक्ष्य है वो कोई संख्या पर लक्ष्य नहीं है, दोनों के कार्यशैली में अंतर है। संघ जो है वो सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, संघ राजनीति नहीं करता, भाजपा राजनीति करती है और वो लोगों तक पहुंचती है। जाति जनगणना, हिंदुओं की सभी जातियों तक पहुंचना और महिला आरक्षण, ये 3 मुद्दे आने वाले समय में बीजेपी के एजेंडे में दिख सकते हैं। यहाँ पर भी ये गौर करने वाली बात है कि लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी एक लाइन पर चलती हुई नहीं दिख रही थी। बीजेपी में मुद्दों से भटकाव दिख रहा था, लेकिन संघ की बैठक ने सारे इफ एंड बट खत्म कर दिए और अब पूरा फोकस 2029 के लिए है, जिसके केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं। संघ ये नहीं चाहेगा कि 2014 के बाद से जो जमीन तैयार हुई है वो खिसके। पीएम मोदी हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर बात करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं और संघ की भविष्य की योजनाओं में पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए केरल में 3 दिन तक संघ की समन्वय बैठक में ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और उसमें यह तय किया गया कि संघ और सरकार बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे। इस मुद्दे पर इसलिए विचार किया गया क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था कि शुरुआत में हम उतने सक्षम नहीं थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। अब हम सक्षम हैं, आज बीजेपी खुद अपने आप को चलाती है। जेपी नड्डा के इस बयान के बाद बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिला था, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। बीजेपी और संघ के बीच किसी तरह का कंफ्यूजन न हो, संघ की बैठक में इस पर भी गंभीर चर्चा हुई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी और संघ में सब ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। सरकार पार्टी चलाएगी और संगठन पर संघ का नियंत्रण रहेगा। बीजेपी में बहुत सारे संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक हैं। सरकार और संगठन में तालमेल बना रहे, इसके लिए संघ समय समय पर सरकार को सुझाव देता रहेगा। देखिए, मोटे तौर पर संघ और भाजपा में ना तो कोई दूरी है और ना कोई पास है। भाजपा का काम करने का एक अपना तरीका है और संघ का काम करने का अपना एक तरीका है। भाजपा में कितने ऐसे लोग हैं जो सांसद हैं, विधायक हैं, एक आध मंत्री भी इस समय हैं, जो संघ को कल तक बहुत जबरदस्त गाली देते थे, खूब गरियाते थे संघ को, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वो भाजपा में है। तो भाजपा और संघ में कुछ चीजों को लेकर के जो सैद्धांतिक साम्य है, उस दिशा में भाजपा काम करती है। दैनंदिनी के जो कार्यक्रम है, डे टू डे के जो कार्यक्रम है, जो शासकीय निर्णय है, प्रशासनिक निर्णय है, उसमें संघ कोई हस्तक्षेप नहीं करता। उनका केवल जो सांस्कृतिक स्वरूप है उसमें वो सुझाव देते हैं और भाजपा उसमें मानती भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं और इसका उदाहरण जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जहां संघ के वरिष्ठ नेता राम माधव का बीजेपी में फिर से ट्रांसफर किया गया है और बीजेपी ने राम माधव को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का प्रभारी बना दिया। पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच पहले से अच्छे संबंध हैं। अब एक बार फिर से बीजेपी के लिए रणनीति बनाने में संघ एक्टिव हो गया है और इस सारी प्लानिंग का केंद्र है 2029 लोकसभा चुनाव। अगर संघ की ये प्लानिंग कामयाब होती है तो पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से आगे निकल जाएंगे और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे। दरअसल शिमला के संजौली की मस्जिद को गिराने के लिए आज भयंकर प्रदर्शन हुआ। ये वो इमारत है। आरोप है कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है और इसी वजह से इसे गिराने की डिमांड हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि मस्जिद के खिलाफ कांग्रेस सरकार के मंत्री भी बोल रहे हैं। सुनिए हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह क्या कह रहे हैं। ये लीगल और इलीगल की बात है, सीधी बात है। 2010 से केस चल रहे हैं, बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद वो लोग बनाई जा रहे हैं। 4 मंजिल 5 मंजिल खड़ी कर दी है। बार बार जो है आ रहा है कि ये तो अवैध है, तो गिराओ। बिजली पानी दूसरों को काट देते हैं, हर किसी का बिजली पानी काट देते हैं। एक छज्जा बढ़ाने के लिए भी तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है तो उनका काटो।
जब खुद सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि 2010 से केस चल रहा है, बार बार नोटिस दिया जा चुका है, फिर भी अवैध निर्माण नहीं रुक रहा, ऊपर से 4-5 फ्लोर खड़े कर दिए गए, तो अवैध निर्माण को गिरा देना चाहिए। यही बात वो लोग भी कह रहे हैं जो आज शिमला की सड़कों पर उतरे हुए थे। हालांकि पुलिस ने इन लोगों को रोक दिया और ढली टनल की तरफ भेज दिया, जहां पहुंचने के बाद हजारों लोगों के हुजूम ने नारेबाजी शुरू की। बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि बिना वेरिफिकेशन के कई लोग शिमला में बस रहे हैं, इनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या हैं, और यही वो लोग हैं जो अवैध रूप से मस्जिद बनवा रहे हैं। लोगों की मांग थी कि अवैध रूप से बनी मस्जिद को तुरंत गिरा दिया जाए। इससे पहले भी संजौली में बनी अवैध मस्जिद के विरोध में शिमला में प्रदर्शन हुआ था। हिंदू संगठनों के लोगों ने ही विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन आज जिस तरह से लोगों की भीड़ आई उसकी उम्मीद नहीं थी। यानी लोगों की दो समस्याएं हैं, एक अवैध निर्माण मस्जिद के नाम पर, और दूसरा उनका आरोप है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान वहां आकर बसते जा रहे हैं। सुनिए प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग क्या है, उसके बाद बताऊंगा इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश में सियासत क्यों शुरू हो गई। ये मस्जिद इलीगल बनी है, ये टूटनी चाहिए जी। आप क्या कहेंगे? ये मस्जिद क्लियर है, जब विधानसभा में क्वेश्चन लगा है उसमें क्लियर कट किया गया है कि ये मस्जिद अवैध है। अवैध का मतलब है डोमिलिश होनी चाहिए। तो ये इलीगल जो मस्जिद बनी है संजौली में, उस चीज के लिए जो आज ये धरना प्रदर्शन हुआ है, डिमांड ये कि मस्जिद को गिराया जाए। सबसे पहले तो ये पता किया जाए कि ये मस्जिद ये कैसे पास हुआ है। हमारी यही मांग है कि जितना मंजिल इसकी पास हुई है, चलो हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जितनी मंजिल पास है और जो लोगों के साथ ये भद्दा कमेंट और भद्दी वो करते हैं वो ना की जाए। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में जोर पकड़ रहा था, शिमला पुलिस को आशंका तो थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में संजौली इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे, महिला पुलिसकर्मियों को भी खास तौर पर तैनात किया गया था। लेकिन इतनी भीड़ आएगी ये बहुत कम लोगों को उम्मीद थी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस भी तैयारी करे बैठी थी। पुलिस ने इस तरह से तैयारी की थी जैसे दंगाइयों को रोकने के लिए की जाती है। हालात किस हद तक जा सकते हैं उसको लेकर पुलिस की तैयारी पर यह रिपोर्ट देखिए। इस तरह हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस जो है भारी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, ताकि जो है क्योंकि माहौल काफी तनावपूर्ण यहाँ पे हो गया है। भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है मस्जिद को हटाया जाए। ये देख सकते हैं आप, भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है। सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए आप देख सकते हैं पूरा हिंदू संगठन जो यहाँ पे जमा हो रहे हैं, एक ही डिमांड इनकी है कि जिस तरह मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया जाए उसे जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए। जब इस मस्जिद के बारे में खुद कांग्रेस सरकार के मंत्री सीधे कह रहे हैं कि यह धर्म का मामला नहीं है, वैध और अवैध निर्माण का मामला है, और अगर मस्जिद अवैध है तो उसे गिरा देना चाहिए, तो इस मसले पर मस्जिद के लोग और सरकार क्या कह रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए। मस्जिद पक्ष कह रहा है कि यह मस्जिद 1947 से, सरकार का कहना है कि 2012 में अवैध निर्माण शुरू। मस्जिद पक्ष का कहना है कि पहले लोग बाहर नमाज पढ़ते थे, सरकार का कहना है कि मस्जिद को 30 से 35 नोटिस भेजे गए। मस्जिद पक्ष के मुताबिक अंदर नमाज पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा फ्लोर बनाए, सरकार का कहना है कि अवैध निर्माण रोकने के लिए नोटिस भेजे गए थे। मस्जिद पक्ष कह रहा है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, सरकार का कहना है कि जमीन सरकार की। मस्जिद पक्ष कह रहा है कि 2 फ्लोर तो बन चुके हैं, सरकार कह रही है कि अवैध निर्माण नहीं रोक रहे हैं। मस्जिद अवैध निर्माण जो है वो रोक रहे हैं। मस्जिद पक्ष कह रहा है कि मामला कोर्ट में है, सरकार का कहना है कि 44 बार सुनवाई हो चुकी है। यानी इस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार यह मान रही है कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है। इसी अवैध निर्माण के विरोध में आज शिमला में प्रोटेस्ट हुआ। हिमाचल सरकार के मंत्री तो खुलकर कह रहे हैं कि प्रदेश में जमात वाले आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये कैसे हालात हो गए हैं प्रदेश में। सुनिए कांग्रेस के ही मंत्री का बयान, फिर बताऊंगा क्या सीएम सिक्कू को पता ही नहीं कि उनके मंत्री क्या बयान दे रहे हैं। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोला। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे, 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए, सर जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए।
सुना आपने, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री ये बात मान रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर बस गए वहां। विधानसभा में बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अवैध तरीके से लोग आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं कि सरकार के किसी मंत्री ने ऐसी बात ही नहीं की। सुनिए सीएम सुक्खू को, फिर आगे की बात बताता हूं। देखिए, कोई भी सरकार का मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया होगा। प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। यानी सुक्खू सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि मस्जिद को हटाओ। मुख्यमंत्री सुक्खू को ये सुनाई नहीं दे रहा है शायद, और सुनाई भी कैसे दे, क्योंकि जब मंत्री अनिरुद्ध विधानसभा में मस्जिद और हिमाचल प्रदेश में घुसपैठियों को आने का मुद्दा उठा रहे थे, तो सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि उस समय सीएम सुक्खू सोते दिखाई दिए। यह तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है जिसमें दावा है लोगों का कि विधानसभा में मुख्यमंत्री सुक्खू सो रहे थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यह उसी वक्त की तस्वीर है जब अनिरुद्ध मस्जिद और अवैध घुसपैठ पर बोल रहे थे, लेकिन इसको वेरीफाई अभी करना बाकी है। सोशल मीडिया पर लोगों का दावा है। सवाल यह है कि क्या जब मस्जिद का अवैध तरीके से निर्माण हो रहा था तो क्या तब भी सीएम सुक्खू सो रहे थे? अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मंत्री अनिरुद्ध ने हिमाचल प्रदेश में अवैध घुसपैठ को लेकर बड़ा आरोप लगाया। अनिरुद्ध ने विधानसभा में कहा कि संजौली बाजार में औरतों का चलना मुश्किल हो गया है। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं जिसका मैं व्यक्तिगत गवाह हूं। आज ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे स्थानीय लोगों ने शुरू किए हिंसा? हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध ने विधानसभा के अंदर बहुत ही गंभीर बातें कही और जनता भी इसी वजह से सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। सुबह से इसी तरह प्रोटेस्ट चल रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा, ये इसी तरह से चलेगा जब तक वो निर्माण नहीं हटता। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन मस्जिद की, वहाँ पे आके जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे लड़कियाँ छेड़ते हैं, वो यहाँ का माहौल खराब करते हैं। ये दिक्कत है इन लोगों को। ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट नहीं है। ये लोग सारे लोकल्स हैं, ये इस सिचुएशन के पीड़ित हैं। इन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई कई बार। हिमाचल प्रदेश में ये आरोप लगते हैं कि वहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है। इसके लिए आबादी बढ़ने के आंकड़ों को दिखाया जाता है कि किस तरह से वहां जनसंख्या का बदलाव हो रहा है। उसी आधार पर दूसरे बदलावों का भी दावा होता है। दरअसल 2001 से 2011 के बीच हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी 12.63% की दर से बढ़ी, जबकि 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा की रेट से बढ़ी। फरवरी 2022 में हिमाचल वक्फ बोर्ड के पास 4,494 संपत्तियां, 2024 में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास 5,343 संपत्तियां हैं। यानी 2 साल में वक्फ बोर्ड की 849 संपत्ति बढ़ गई और इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं।